कॉमर्स आईएससी क्लास 12 का चैप्टर नेम कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, उसका पहला क्लास आज स्टार्ट करते हैं अपने। क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में? आओ। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। अपने एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। क्या लिखा है एक बार वापस रीड करते हैं, फिर इसका मतलब समझाएंगे। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। हम अपने बिजनेस में कितना पैसा हम खुद से डाल रहे हैं और कितना उधार लेके डाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। हम लोग को पता है डेफिनेशंस क्या करना है, क्लास में लर्न करना है, ताकि तुम लोग के ऊपर ऑब्लिगेशन ना पड़े घर में लर्न करने का। बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन एक बार वापस रिपीट करो, देख के बोलो बट बोलो। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। मतलब क्या बोले? कितना पैसा हम लोग अपने पॉकेट से डाल रहे हैं और कितना पैसा हम लोग उधार लेके डाल रहे हैं। It is that aspect of business which is concerned with the arrangement of cash and credit so that business firms may at all times have the means to carry out their operations smoothly. आज हर बिजनेस क्या चाहेगा कि उसका काम एकदम स्मूथली चलता रहे, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा का अरेंजमेंट होना चाहिए, या तो उसके पास खुद के पास पैसा होना चाहिए और उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो बैंक्स वगैरह से क्या कर सके? लोन्स रेज कर सके, है ना? अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, अब ये अपना एक ऑथर है, ये क्या डेफिनेशन दिया है बिजनेस फाइनेंस का, चलो पढ़ते हैं। बिजनेस फाइनेंस is concerned with the acquisition and utilization of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of a business enterprise. हर बिजनेस एंटरप्राइज का क्या होता है? अपना ऑब्जेक्टिव्स होता है। ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए उन लोगों को? पैसा चाहिए। तो इन लोगों को पैसा क्या करना पड़ेगा? अक्वायर करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय अक्वायर? लेना पड़ेगा। अगर हम लोग बैंक से ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग पैसा अक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद खाली पैसा अक्वायर करने से नहीं होता है, उसका ठीक यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना? अच्छे अच्छी जगह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर का अच्छा नाम होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, राइट? अच्छा, यहाँ पे तुम लोग की बुक्स में बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ था, हम यहाँ पे B.O. व्हीलर का डेफिनेशन उठा के लिख दिए। बट अगर तुम लोग समझो ये वाला डेफिनेशन और ऑथर का नाम अगर लिख दिया, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम लोग एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। थोड़ा सा भी तुम लोग ऑल्टर नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी तुम लोग चेंज नहीं कर सकता। अगर अपने को लग रहा है कि अपने को उतना अच्छा से याद नहीं है एग्जाम के वक्त, तो नाम मत लिखना, फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टर करके लिखो, वो चल जाएगा। लेकिन नाम अगर लिख दिया तो पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अगर 2 नंबर के लिए तुम लोग को पूछ रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, तुम लोग ये पहला 3 लाइन भी अगर लिख रहे हैं तो वो बहुत सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुम लोग को एक्स्ट्रा करवा दे रहे हैं। मेरे साथ बोलो, बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन क्या है? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। चलो ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? जब मेरे को पैसे का जरूरत है, मेरे पास उस समय पैसा रहना चाहिए। फाइनेंसिंग मतलब क्या है? मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। जब मेरे को पैसा का जरूरत है, मेरे पास पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। वो चाहे हम जैसे भी ले, वो चाहे मेरे खुद के पास से हो, चाहे वो मेरा पास सेविंग से हो, चाहे वो बैंक्स वगैरह से हम ले। बस फाइनेंसिंग का मतलब है कि मेरे को जब पैसा चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए उसे। समझ में आया? एक बार वापस से रिपीट करो। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। और फाइनेंसिंग मतलब मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। क्लियर हुआ? ये सब छोटा छोटा चीज है, तुम लोग को पता है, MCQ वगैरह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, तो देखो तुम लोग का जो बुक है, स्कूल का जो बुक है CB गुप्ता वाला, उसमें बहुत सारा चीज अलग अलग भी दिया हुआ है। हम अपना बहुत मेहनत करके तुम लोग के लिए मटेरियल बना रहे हैं। जो लाइन नहीं पढ़ने का है, जो पैराग्राफ नहीं पढ़ने का है, उसको कट आउट करके तुम लोग का स्कोप में जो दिया हुआ है, ISC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, पूरा वही इंक्लूड किया हुआ है इसमें, ठीक है? इसके बाहर तुम लोग के कुछ भी नहीं आएगा, बस ये मटेरियल पढ़ लो, हो जाएगा। चैप्टर 2 कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। चलो, समझ में आया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। इस लाइन का मतलब पैसा का बिजनेस में क्या जरूरत है, पैसों का बिजनेस में क्या जरूरत है। देखो देख पढ़ते हैं अपने।
फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड क्यों? बिकॉज पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। No business firm can carry on its operations smoothly and successfully without the availability of right amount of funds at the right cost and at the right time. तो कोई भी बिजनेस क्या है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा अगर सही समय पे उसको सही दाम पे पैसा नहीं मिले तो, है ना। अपने को क्या करना है, सस्ता लोन लेना है। अगर ज्यादा महंगा लोन ले लिए तो भाई मेरे को इंटरेस्ट भी तो उतना ही देना पड़ेगा, है ना। मेरे पॉकेट से उतना चला जाएगा तो फिर मेरा बचेगा कहाँ पे। तो क्या है, कोई भी बिजनेस फर्म आराम से नहीं चल पाएगा अगर उसको सही समय पे सही दाम पे पैसा ना मिले तो। इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस, अगर पैसा नहीं है तब क्या होगा, द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट पॉसिबल। तो अगर पैसा ही नहीं हो पाएगा तो ना तो प्रोडक्शन हो पाएगा और ना ही सेलिंग हो पाएगा। प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो सेल क्या करेंगे। इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। अब बिजनेस में पैसा तो चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, किस किस रीजन से चाहिए। पहला, फॉर इस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। आज जब भी हम लोग कोई बिजनेस खोल रहे होते हैं, इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, सबसे पहले बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगाना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए। दूसरा, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स, दैट इज फॉर कैरिंग ऑन प्रेजेंट ऑपरेशंस। बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए भी क्या है, अपने को पैसा चाहिए होता है। फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स क्या होता है, ये ऐसे तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ा है, बट स्टिल तुम लोग का इसमें डेफिनेशन आएगा आगे, ठीक है। इसी चैप्टर में तुम लोग को पता चलेगा फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स क्या होता है। इसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए। फिर तीसरा, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। मेरे को क्या करना है, अपने बिजनेस को थोड़ा मॉडर्न बनाना है, नया प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। आज मेरा फैक्ट्री मान लो अलीपुर में था, मेरे को क्या करना है, दूसरे एरिया में खोलना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा ही नहीं होगा तो फिर हम एक्सपैंड कैसे कर पाएंगे। तो पैसा मेरे को किस लिए चाहिए, यहाँ पे तीन रीजन अपने क्या पढ़े। पहला क्या था, इस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। दूसरा, फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स के लिए। तीसरा, एक्सपेंशन ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन के लिए। बोलो मेरे साथ, बिजनेस में फाइनेंस क्यों चाहिए। इस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। थर्ड, एक्सपेंशन ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। लर्न करते हुए चलना है, वापस से रिवाइज करो। बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन क्या था। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। अच्छा, फाइनेंसिंग का डेफिनेशन क्या था। फाइनेंसिंग मींस मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। तो हम लोग ये दो चीज देखें, चलो बढ़िया। फिर हम लोग क्या देखे, इंपॉर्टेंस की भाई पैसा का बिजनेस में जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्या क्या चीज के लिए। इंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरा, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स के लिए। तीसरा, एक्सपेंशन ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन के लिए। उसके बाद पारस क्लियर हो रहा है, साहस। अब adequate finance provides the following benefits to a business concern. Adequate मतलब sufficient। अगर एक बिजनेस के पास अच्छा पैसा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उससे, वो अपने पॉइंट्स देखते हैं। चलो आ जाओ, क्या क्या है। द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम। फर्म का जो भी ऑब्लिगेशन रहेगा वो उसको क्या कर लेगा, इजिली मीट कर जाएगा अगर उसके पास पैसा रहेगा तो। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट्स। डेट्स मतलब क्या होता है, उधार। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, क्विक। तो क्या बोल रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट्स हेल्प्स इन रेजिंग इट्स क्रेडिट स्टैंडिंग। तो अगर आज समझो मेरे ऊपर कोई बोझ है, मेरे को अगर किसी को भी पेमेंट करना है, मान लो अगर मेरे को क्रेडिटर को पेमेंट करना है, बैंक को पेमेंट करना है, अगर हम टाइमली पेमेंट कर देते तो मेरा क्या होगा, रेप्यूटेशन उसके सामने बढ़ जाएगा। अगली बार जब मेरे को लोन लेना रहेगा हम इजीली उसके पास जाके ले सकते हैं। मेरे को शर्म नहीं आएगा कि भाई हम पहले तो टाइमली पेमेंट नहीं किए थे तो क्या पता वो मेरे को दे नहीं दे, है ना। तो वही है, एज अ रिजल्ट the firm can easily borrow funds as and when necessary। तो अगर वो promptly पेमेंट कर देता है अपने डेट्स का, अपने उधार का, तो वो फंड्स भी इजीली बोरो कर पाएगा। जब उसको नेसेसरी है, जब उसको जरूरत है, बैंक उसको आराम से दे देगा। तो ये अपना क्या था, पहला पॉइंट था। तो अपने पहला पॉइंट का अपना कीवर्ड क्या हो गया, फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम। कीवर्ड के हिसाब से अपने पढ़ेंगे ना तो जल्दी जल्दी लर्न होगा, ठीक है। तो पहला क्या था अपना बेनिफिट, कि वो अपना लाइबिलिटी इजीली मीट कर लेगा। दूसरा, the firm can take advantage of business opportunities। आज अगर उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो वो क्या कर सकता है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, उसका एडवांटेज ले सकता है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज कब ले पाएगा, जब उसके पास क्या है, पैसा है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो अपॉर्चुनिटी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, वो किसी का फायदा नहीं ले पाएगा।
हर चीज क्या होता है, पैसा होता है, पैसा है तो सब चीज पॉसिबल है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बाय मटीरियल्स इन बल्क एट अ लो प्राइस। समझो वो जो रॉ मटेरियल्स यूज करता है, किसी साल वो रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते में उसको मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, बल्क में वो रॉ मटेरियल्स खरीद सकता है। तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो बल्क में कब खरीदेगा, जब उसके पास फाइनेंस रहेगा, जब उसके पास एडिक्वेट पैसा रहेगा। तो अपने एक दूसरा पॉइंट क्या देखे, कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो पहला क्या था, मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम, दूसरा टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। थर्ड, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस। तो अगर बिजनेस के पास पैसा है तो वो अपना बिजनेस क्या है, आराम से स्मूथली रन कर सकता है, कोई इंटरप्शंस नहीं आएगा। फोर्थ, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बना, रन बिजनेस स्मूथली। फोर्थ, द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम, thereby improving the efficiency of its operation। देखो जब प्लांट एंड मशीनरी विद टाइम क्या होता है, खराब हो जाता है ना। मान लो पहले क्या करा था, वो एक ही बार में 10 यूनिट निकाल रहा था, अब धीरे धीरे क्या करा, वो एक बार में 5 यूनिट निकाल रहा है, 6 यूनिट निकाल रहा है। तो विद टाइम हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लांट एंड मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन एक बिजनेस कब रिप्लेस कर पाएगा, जब उसके पास क्या है, पैसा है। तो हम लोग यहाँ पे वही सब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि अगर एक बिजनेस के पास अच्छा पैसा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर उसके पास पैसा है तो वो प्लांट एंड मशीनरी क्या कर सकता है, विथ टाइम रिप्लेस कर सकता है। तो मार्क कर देते हैं, रिप्लेस कर सकता है। किसको रिप्लेस करेगा, प्लांट एंड मशीनरी को विथ टाइम। अब द फर्म कैन फेस क्राइसिस मोर इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। तो अगर बिजनेस के पास पैसा है तो वो क्या करेगा, कोई भी क्राइसिस को इजिली फेस कर लेगा। एग्जाम्पल अगर हम तुम लोग को दे तो जैसे कोरोना, जो कंपनी पहले से पैसा वगैरह सेव करके रख रखा था, जो अपना रिजर्व्स मेंटेन कर रखा था, वो तो चल गया। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था वो क्या कर रहा था, अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहा था, अपना बिजनेस बंद कर रखा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए एडिक्वेट फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। वो क्या है, अपने को हेल्प करता है क्राइसिस के वक्त, डाउन टर्न के वक्त। अब तो चलो यहाँ पे पॉइंट क्या रहा, कैन फेस क्राइसिस मोर इजीली। अभी तक का पॉइंट्स बताओ मेरे को क्या क्या है, मीट लाइबिलिटीज इन टाइम, टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रन बिजनेस स्मूथली, replace its plant and machineries in time, face crisis easily, confidently. अब the availability of funds determines the size of operations of a business enterprise। आज अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है, अगर मेरे को मन है प्रोडक्शन ज्यादा करने का, तो हम कर सकते हैं, हम ज्यादा रॉ मटेरियल ले आएंगे, हम ज्यादा लेबर रखेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मेरा मन तो है प्रोडक्शन करने का, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो ना हम उतना रॉ मटेरियल ला पाएंगे एक बार में, ना ही हम उतना प्रोड्यूस कर पाएंगे। है समझ में आया। तो अगर मेरे पास पैसा है तो वो क्या करता है, साइज ऑफ ऑपरेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है, इंपैक्ट करता है। जहां जो नहीं समझ में आएगा एकदम इजीली आराम से पूछना। तो डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद अ फर्म विथ एडिक्वेट फंड्स कैन परचेज द नेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। तो क्या है, अगर एक बिजनेस के पास पैसा है तो वो आराम से क्या कर सकता है, ये सब चीज खरीद सकता है, स्टॉक वगैरह खरीद सकता है, उसको कोई भी चीज खरीदना है वो इजीली खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या बना, कैन परचेज द नेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। Next point, an enterprise with adequate funds can pay wages and salaries in time and spend on the welfare of employees। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो अपने क्या करते हैं, ये इन लोगों को लटका देते हैं ना एम्प्लॉय लोगों की, भाई इस महीना पैसा मत लो, मेरे पास पैसा नहीं, अगले महीने ले लेना, अगले महीना नहीं है तो तीसरे महीने ले लेना। लेकिन इससे क्या होगा, हो सकता है कोई कोई एम्प्लॉय चिढ़ जाए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए, है ना। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक बिजनेस के पास अच्छा पैसा है, वो क्या कर सकता है, टाइमली वेजेस, सैलरीज दे सकता है अपने एम्प्लॉइज लोग को,
और उन लोगों के लिए, उन लोग के वेलफेयर के लिए भी खर्चा कर सकता है। वेलफेयर मतलब उन लोग की भलाई के लिए भी क्या कर सकता है, खर्चा कर सकता है। अगर आज हम लोग एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, उन लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे और उन लोग भी रिटेन्ड रहेंगे कि हाँ भाई यहाँ तो मेरे को क्या कर रहे हैं लोग, रिफ्रेशमेंट के लिए चाय का, कॉफी का, खाने पीने का पैसा वगैरह दे दे रहे हैं, है ना, जो भी चीज मेरे को चाहिए वो लोग मेरा फुलफिल कर दे रहे हैं डिमांड को, तो मेरे को कहीं और, उसको कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसका मन यहीं अटका हुआ रहेगा, वो रिटेन्ड रहेगा। तो ये सब स्ट्रैटेजीज होता है एम्प्लॉयज लोग को रिटेन करने का। तो यहाँ पे वही लिखा है, दीज हेल्प इन अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग टैलेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग उनको टाइमली वेजेस एंड सैलरीज दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उनको रिटेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। पर साउंड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? साउंड मीन्स प्रॉपर। Sound financial position enables an enterprise to enjoy goodwill or reputation in the business world. Goodwill बोलो चाहे reputation बोलो, दोनों एक ही है। तो अगर एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है, उसका मार्केट में गुडविल अच्छा है, पब्लिक इमेज अच्छा है। हाँ हिंदी में बोले तो इज्जत। ठीक है, चलो क्लियर हुआ सारा पॉइंट्स। अब अपने थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें, क्या पढ़े अपने, कि अगर एक बिजनेस के पास पैसा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। तो अपने कौन कौन सा बेनिफिट्स देखे, पहले मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम, दूसरा कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, थर्ड कैन रन बिजनेस स्मूथली, फोर्थ कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम, फिफ्थ कैन फेस क्राइसिस मोर इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। फिर आपने क्या पढ़े, साइज ऑफ ऑपरेशंस को भी क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद द बिजनेस कैन परचेज द फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, can pay wages and salaries in time to whom, to the employees, and they can also spend on the welfare of employees. फिर आपने क्या पढ़े, अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है एंटरप्राइज का तो दे कैन एंजॉय गुडविल और रेप्यूटेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। क्लियर हुआ सारा पॉइंट्स? अच्छा, बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन एक बार वापस बोलो। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स, और फाइनेंसिंग मींस मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। चलो बढ़िया। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। बिजनेस अलग अलग तरीके का होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एक सेक्टर हो गया, पार्टनरशिप एक सेक्टर हो गया, जॉइंट स्टॉक एक सेक्टर हो गया। तो अपने देखेंगे ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स है। तो अपने क्या देखेंगे, उसका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले टॉपिक का मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब ये सारे सेक्टर्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सोर्सेज मतलब जरिया, इन लोग पैसा कहाँ से रेस करता है, इन लोग पैसा कहाँ से लेके आता है, वो अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। The term capital refers to the investment made in an enterprise for the purpose of earning profits. Capital मतलब क्या है, एक एंटरप्राइज में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पर्पस से, प्रॉफिट्स अर्न करने के पर्पस से। तो बोलो मेरे साथ, द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एन एंटरप्राइज, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, खुद में तो करेंगे नहीं, बिजनेस में करेंगे, क्यों करेंगे, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। समझ में आया? वापस बोलो। The term capital refers to the investment made in an enterprise for the purpose of earning profits. In business, capital is required for both production as well as distribution of goods and services. तो पैसा हम लोग को क्यों चाहिए, गुड्स को बनाने के लिए भी चाहिए, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी चाहिए, है ना। आज जैसे समझो मेरे को अपना गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है चेन्नई में, तो हम गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, मेरे को वहां पे वेयर हाउस वगैरह लेना पड़ेगा, है ना, तो उसका खर्चा लग रहा है, तो पैसा ही नहीं होगा तो वेयर हाउस कैसे लेंगे, राइट। तो बिजनेस में पैसा क्यों चाहिए, प्रोडक्शन के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। बोलो मेरे साथ, कैपिटल इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार वापस रिपीट करो द टर्म कैपिटल वाला।
The term capital refers to the investment made in an enterprise for the purpose of earning profits, and capital is required for both production as well as for distribution of goods. Capital requirements differ according to the nature and size of business. जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उतना ज्यादा पैसा चाहिए, जितना छोटा बिजनेस उतना कम पैसा चाहिए. Requirements of capital and sources of capital for different types of business firms are given below. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, requirements of capital, कौन से बिजनेस को कितना कैपिटल का जरूरत है, एंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, और वो बिजनेस सेक्टर कहाँ से पैसा लेके आ रहा है वो क्या है, डिपेंड करता है. अलग अलग बिजनेस का अलग अलग हिसाब होता है. सबसे पहला सेक्टर अपने पढ़ेंगे कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. क्या पढ़ेंगे पहला अपने, कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटर हम लोग 11 में ऑलरेडी पढ़ चुका है. एक ओनर होता है, वो अकेला बंदा ही क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस संभालता है. देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, a sole proprietor operates at a small scale and therefore requires a limited amount of capital. तो अपने कीवर्ड्स को क्या है, अंडरलाइन करते रहेंगे. सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है. क्यों स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है, बिकॉज वो अकेला आदमी है, वो कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा, है ना. उसके पास इतना सब चीज में इतना टैलेंट नहीं होता है कि वो एक बार में 10 जगह जाके काम को संभाल ले. तो सोल प्रोप्राइटर स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है और उसको क्या है, कम कैपिटल चाहिए. उतना ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए उसको, कम कैपिटल चाहिए. द प्रोप्राइटर ब्रिंग्स इन हिज ओन कैपिटल. प्रोप्राइटर क्या करता है, अपना खुद का पैसा लगाता है. तो प्रोप्राइटर ब्रिंग्स इन हिज ओन कैपिटल. इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ द, देखो ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन, ओनर कौन हो गया, सोल प्रोप्राइटर, ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स. क्या कोई मेरे को बता सकता है रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्या होता है? वेरी गुड. हम लोग पहले भी बिजनेस किए होंगे, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट पूरा का पूरा खर्चा तो नहीं किए, कुछ क्या किए, हर साल सेव करते रहे. अभी मेरे को बिजनेस में जरूरत है तो वो सेविंग्स क्या कर रहे हैं, एक बार में बिजनेस में लगा दे रहे हैं. तो दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट्स. देखो वर्ड से तुम लोग को समझ में आना चाहिए, प्रॉफिट्स जो मेरे पास हो रहा है वो हम रिटेन कर रहे हैं, वो हम अपने पास रख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में चाहिए होगा तो हम क्या कर देंगे, उसी पैसा को इस्तेमाल कर लेंगे. तो मेरे को बताओ, ये सब तुम लोग को पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, बहुत छोटा छोटा चीज मैटर करता है. ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स. अभी तक अपने क्या देखे, सोल प्रोप्राइटर के केस में स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है, इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए. प्रोप्राइटर क्या करता है, अपना खुद का पैसा लेके आता है. और सोल प्रोप्राइटरशिप में, हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का बात कर रहे हैं अभी, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, दो चीज, ओनर्स ओन कंट्रीब्यूशन प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट्स. अब in addition the proprietor can raise loans from his friends and relatives. प्रोप्राइटर को अगर पैसा चाहिए तो वो अपने फ्रेंड से भी ले सकता है, रिलेटिव से भी ले सकता है. तो प्रोप्राइटर कैन रेज लोन्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फिर क्या बोल रहा है, he may also borrow money from banks and financial institutions. The financial institutions होता है, क्या होता है इतना तुम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ बैंक होगी, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करके, किसी को पैसा चाहिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, पहले पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद किसी को पैसा देता है. ये थोड़ा और हायर अथॉरिटी हो गया, समझ में आया. बट एक तरीके का बैंक ही है जो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने को प्रोवाइड करता है. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटर क्या कर सकता है, अगर उसको पैसा चाहिए तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी क्या कर सकता है, पैसा बोरो कर सकता है. तो वो किससे किससे पैसा ले सकता है, फ्रेंड से भी ले सकता है, रिलेटिव से भी ले सकता है, बैंक्स वगैरह से भी ले सकता है. Short-term loans for working capital may be obtained from commercial bank. What do you mean by working capital? Day-to-day operations के लिए जो अपने को पैसा चाहिए, that is known as working capital. देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, working capital है ना, day-to-day working, day-to-day operations के लिए जो अपने को पैसा चाहिए होता है बिजनेस वाले लोगों को, that capital is known as working capital. तो अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए अपना डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, तो वो कहां से ले सकता है, कमर्शियल बैंक से वो पैसा रेज कर सकता है. लॉन्ग, देखो शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन चाहिए तो वो कहां से लेगा, कमर्शियल बैंक से. लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कार, लैंड एंड बिल्डिंग, तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. तो एक बार समझो आज हम 20-30 लाख रुपए ले लिए,
जनरली क्या होता है, अगर हम लोग लेमैन के लैंग्वेज में देखें, हम लोग जनरल सिचुएशन देखें, तो 20-30 लाख रुपए जो अपने ले रहे हैं, क्या इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपनी कि वो एक ही साल में पे कर दे? वो जनरली देखो जनरल सिचुएशन नहीं है, उसको टाइम लग जाता है चुकाने में। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर अवेलेबल फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब क्या है, बैंक से एक बड़ा बड़ा लेवल है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी क्या कर देता है, अपने को दे देता है। तो अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरीज खरीदने के लिए, तो वो कहां से लोन ले सकता है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा ले सकता है। A sole proprietor may also buy raw materials and finished goods on credit from suppliers। हम लोग ऑलरेडी पता है, अगर आज मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए तो हम किससे लेंगे? सप्लायर से लेंगे। तो सप्लायर भी क्या करता है, जरूरी नहीं कि सप्लायर मेरे को बोलेगा आप मेरा रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो तो अभी का अभी पैसा दो। हम बल्क में खरीद रहे हैं, अभी हम पैसा नहीं दे सकते, हो सकता है हम उसको 2-3 महीना बाद पैसा देंगे। तो दैट इज अलाउड, अ सोल प्रोप्राइटर कैन डू लाइक दिस। तो वही लिखा है, अ सोल प्रोप्राइटर में ऑल्सो बाय रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स भी खरीद सकता है, फिनिश गुड्स भी खरीद सकता है। किससे? सप्लायर से। कैसे? ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मींस उधार। तो ये था अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि वो पैसा कहां कहां से रेस करेगा। अपने जरिया पढ़ रहे हैं कि इन लोगों को पैसा कहां कहां से मिल सकता है, तो एक बार फटाफट पॉइंट्स रिवाइज करो। ऑपरेट करता है स्मॉल स्केल में, कितना कैपिटल चाहिए? लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। प्रोप्राइटर अपना खुद का पैसा लेके आता है। ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट्स। वो लोन ले सकता है, फ्रेंड से भी ले सकता है, रिलेटिव से भी ले सकता है, बैंक से भी ले सकता है। ये तो एक जनरल सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसको लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो कमर्शियल बैंक से ले लेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन चाहिए तो वो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगा। एक सोल प्रोप्राइटर को अगर रॉ मटेरियल चाहिए या फिनिश गुड्स चाहिए तो वो सप्लायर से ले सकता है ऑन क्रेडिट, विच मीन्स उधार। तो ये था अपना कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। डाउट कहीं नहीं रहना चाहिए, एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए अपने को। दूसरा है कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म, सबको पता है पार्टनरशिप फर्म क्या होता है ना? मिनिमम 2 आदमी तो चाहिए पार्टनरशिप फर्म को खोलने के लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अच्छा पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटर से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ, इसको कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है सोल प्रोप्राइटर से। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप इज बिगर देन दैट ऑफ अ सोल ट्रेडर। तो पार्टनरशिप फर्म का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? बड़ा है। किससे? सोल ट्रेडर बिजनेस। The owned capital is contributed by the partners in an agreed ratio। वो पार्टनर्स के बीच में रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से क्या है, सारे पार्टनर्स लोग पैसा लेके आते हैं। 20:30:40:40:30 ऐसे करके क्या है, तुम लोग पार्टनरशिप पूरा पढ़ेगा अकाउंट्स में चैप्टर के बारे में कि क्या होता है। तो क्या है, पार्टनर्स अग्रीड रेशियो में क्या करते हैं, पैसा लेके आते हैं, फिर उन लोगों को प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से मिलता है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, हम तुम लोगों को समझा दिए रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्या होता है। पिछले साल का जो प्रॉफिट्स है उसमें से पार्ट को सेव करके एक बार में बिजनेस में लेके आना, री इन्वेस्ट कर देना को रिटेन्ड प्रॉफिट्स बोलते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स आल्सो कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? पार्टनर लोग जो अपना पैसा लेके आ रहा है, साथ ही साथ रिटेन्ड प्रॉफिट्स। अ पार्टनरशिप फर्म कैन आल्सो रेज लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकता है? लोन्स रेज कर सकता है। किससे किससे? कमर्शियल बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। समटाइम्स पार्टनर्स आल्सो एडवांसेस लोन टू द फर्म। कभी कभी क्या है, अगर फर्म को बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत है तो पार्टनर ही क्या है, फर्म को लोन दे सकता है। एज अ लोन वो क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म को लोन दे देगा। The firm can buy machinery and equipment on installment basis। कंपनी क्या, बिजनेस क्या कर सकता है? मशीनरी जो है, पार्टनरशिप फर्म मशीनरी, अगर उसको समझो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट ये सब चाहिए तो वो इंस्टॉलमेंट बेसिस में खरीद सकता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब एक बार में उसको पूरा पैसे का जरूरत देने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके क्या है वो पैसा देगा। हाँ, It can obtain short-term credit from suppliers of raw materials and finished goods। तो जैसे सोल ट्रेडर में था वैसे ही सेम इसमें है। अगर पार्टनरशिप फर्म को भी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स चाहिए तो वो क्या करेगा, सप्लायर से उधार में ले लेगा। सप्लायर से क्या करेगा, वो ऑन क्रेडिट ले लेगा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब आज हम रॉ मटेरियल लिए, हम क्या उसको 2-3 साल लटका देंगे क्या, कि 1 साल के अंदर ही मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना? 1 साल के अंदर ही मेरे को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो 1 साल मतलब क्या होगा, विद इन 12 मंथ्स क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। और 12 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म।
तो कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म में क्या लिखा है, एक बार वो फटाफट अपने रिवाइज करें। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, बड़ा होता है देन दैट ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। क्या ओन्ड कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। रिटेन प्रॉफिट्स भी क्या है, ओन्ड कैपिटल का पार्ट है। पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकता है, लोन्स रेज कर सकता है, किससे, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। समटाइम्स क्या होता है, पार्टनर भी लोन दे सकता है, किसको, फर्म को। फर्म क्या कर सकता है, मशीनरी इक्विपमेंट अगर खरीदना है तो वो इंस्टॉलमेंट बेसिस में खरीद सकता है। और अगर उसको रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स चाहिए, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो वो सप्लायर से खरीद सकता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट पीरियड में, है ना। 2-4 महीना बाद क्या है, पैसा दे देगा, अभी ले लिया, 2-4-6 महीना बाद पैसा उसको लौटा देगा। अपना थर्ड सेक्टर है कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है थर्ड सेक्टर अपना, कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें क्या बोल रहा है अपने को, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरली रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जॉइंट स्टॉक क्या है, सबसे बड़ा सेक्टर है, इसको बहुत कैपिटल का जरूरत है। जॉइंट स्टॉक को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। A public company can raise huge capital through issue of shares। तो शेयर्स कौन सा कंपनी इशू करता है, पब्लिक कंपनी इशू करता है। तो एक पब्लिक कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, शेयर्स इशू कर देगा। उसके और जो कंपनी का शेयर्स ओन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स को मेरा शेयर्स मिल जाएगा कंपनी का, उसके बदले वो मेरे को क्या दे देगा, पैसा दे देगा। तो अ पब्लिक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स बोल के भी क्या है, तुम लोग अकाउंट्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है तुम लोग के बोर्ड्स में। इन एडिशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है, पैसा को कैपिटल बोलते हैं अकाउंट्स कॉमर्स में, अपने को बहुत अच्छा से पता है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, शेयर इशू करके जो कैपिटल आ रहा है दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। छोटा छोटा चीज बच्चा लोग को बहुत वो करता है कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए एक एक वर्ड्स अपने को जानना है। In addition to share capital, it can utilize retained profits। तो retained profits का मतलब तो एक ही है ना, हर जगह एक ही है retained profits का मतलब। तो उसका जो past savings है उसको भी क्या कर सकता है, एक joint stock company यूज कर सकता है। It can raise borrowed capital through debentures and loans। borrowed capital मतलब उधर देखो कंपनी का अलग अलग सिक्योरिटीज होता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह। तो जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स होता है ना, इसको अब कंपनी अपना खुद का पैसा मानता है, लेकिन जो डिबेंचर्स होता है इसको कंपनी अपना खुद का पैसा नहीं मानता है। डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे अपने लोन लेते हैं तो अपने क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। वैसे कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू कर रहा है अपने डिबेंचर होल्डर्स लोगों को, तो उसके बदले कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर अपने बैंक से लोन लेते हैं तो अपना चाहे बिजनेस बर्बाद हो जाए, अपने घर सड़क पे आ जाए, बैंक को तो कोई मतलब नहीं है, तुम लोन लियो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही क्या है, डिबेंचर्स भी है, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। समझ में आया, ये एक बोरोड सिक्योरिटी है कंपनी के लिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन रेज बोरोड कैपिटल थ्रू डिबेंचर्स एंड लोन। तो कंपनी क्या कर सकता है, यहाँ पे कौन सी कंपनी का बात कर रहे हैं, अपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का बात कर रहे हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या कर सकता है, वो डिबेंचर्स और लोन्स के थ्रू भी कैपिटल रेज कर सकता है। लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर उसको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक ऑप्शन है, वहां से भी क्या कर सकता है, वो पैसा रेज कर सकता है। शॉर्ट टर्म लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो देखो एक चीज तुम लोग नोटिस करो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, तीनों में क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इन लोग क्या कर सकते हैं, सप्लायर से वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स तो उधार में ले ही सकता है। तो तीनों में ये एक चीज तो कॉमन है। एक बार अपने ज्वाइंट स्टॉक वाला देख ले क्या है, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। पब्लिक कंपनी क्या करता है, कैपिटल रेज करता है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल के साथ साथ ये रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी यूज कर सकता है। अच्छा, ये बोरोड कैपिटल रेज कर सकता है थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स वगैरह। लॉन्ग टर्म लोन्स कहां से लेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। शॉर्ट टर्म लोन्स कहां से लेगा, कमर्शियल बैंक। तो अपने 3 सेक्टर पढ़ लिए, एक बार शुरू का डेफिनेशंस देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने, कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग।
आगे अपना टॉपिक आएगा, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टाइप्स आएगा, उसका फैक्टर्स आएगा, बहुत चीज पढ़ेंगे अपने। देखो क्या है, बोलो मेरे साथ वापस। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म्स। फाइनेंसिंग मींस मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। फिर हम लोग क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मतलब पैसा का क्या जरूरत है। अच्छा, क्यों चाहिए पैसा, क्यों चाहिए, तीन चीज क्या था, एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज, दूसरा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स, थर्ड एक्सपेंशन ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। फिर आपने क्या देखे, एडिक्वेट फाइनेंस अगर किसी बिजनेस के पास है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। पहला क्या था, मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम, दूसरा अपॉर्चुनिटीज, कैन टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थर्ड रन बिजनेस स्मूथली, फोर्थ रिप्लेस, किसको रिप्लेस, प्लांट एंड मशीनरी को इन टाइम, फिर क्राइसिस इजीली फेस कर सकता है, उसके बाद डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑपरेशंस, फिर कैन परचेज द नेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, पे वेजेस एंड सैलरीज इन टाइम, उसके बाद इंजॉय गुडविल और रेप्यूटेशन। गुडविल रेप्यूटेशन कब इंजॉय कर पाएगा, जब उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छा है, प्रॉपर है। फिर हम लोग क्या देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स पैसा कहां से रेस करता है। अच्छा, कैपिटल का यहाँ पे क्या था, द टर्म कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीन सेक्टर देखे, क्या क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी। निहारिका एक बार चैट बॉक्स में लिखो, क्लास क्लियर हो रहा है क्या। अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। नाम से समझो, फाइनेंशियल, फाइनेंस मतलब पैसा, हाँ, इस फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब हम लोग को कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, उसके लिए पहले से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे पैसों की क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, उसके लिए पहले से प्लान करना इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आने वाले समय में मेरे को कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, उसके लिए जो अपने पहले से ही प्लानिंग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। और प्लानिंग अपने पास्ट के लिए करते हैं कि फ्यूचर के लिए करते हैं, इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, है ना। अपने को प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि कितना चाहिए, क्यों चाहिए, है ना, वही चीज है। देखो अब इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है कि अपने को कितना पैसा चाहिए। चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड, अपने को चूज करना पड़ेगा कि अपने कहाँ से पैसा रेस करे, अपने बैंक से ले कि इक्विटी शेयर्स इश्यू करके ले कि डिबेंचर्स इश्यू करके ले कि कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले। अपने को चूज करना पड़ता है कि मेरा फंड्स का जरिया क्या रहेगा, एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। पैसा ले तो लिए, रख तो लिए, खाली पैसा रखने से नहीं होता है, डिसाइड करना पड़ेगा ठीक से कि पैसा को किस किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से हम पैसा को रेस कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बोलते हैं ना, एक मन में इच्छा होना चाहिए बिजनेसमैन की कि कैसे 500 रुपया को अपने 5,000 रुपया बढ़ाएं, है ना, 500 रुपया को कैसे अपने 5,000 रुपया बना सकते हैं। तो ये सब के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को प्लानिंग करना पड़ता है पहले से ही, तभी एक बिजनेस क्या है अच्छे से ग्रो कर सकता है, वो जी सकता है। अगर वो ये सब नहीं करेगा, हवा में ही चलेगा, तब कुछ नहीं हो पाएगा। तो चलो बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन याद करते हैं। तीन चीज है, पहले तो तुम लोग ये कीवर्ड्स याद करो। एस्टिमेटिंग, किसको एस्टिमेट करेंगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वापस बोलो, एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, की फंड्स को कहां से रेज करेंगे, उसका सोर्स क्या है, चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स। थर्ड, डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। बोलो मेरे साथ, financial planning is the process of estimating the financial requirements of an organization, choosing the sources of funds and deciding how the funds are to be utilized. वापिस बोलो,
फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द financial requirements of an organization, choosing the sources of funds and deciding how the funds are to be utilized. क्लियर हो रहा है एकदम? अब मीनिंग के बाद फीचर्स, किसका फीचर्स? फाइनेंशियल प्लानिंग का फीचर्स. अच्छा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब अपने कर रहे हैं तभी अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो करेंगे वो कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? फाइनेंशियल प्लानिंग जब हमने कर रहे हैं, अपने को पैसा से रिलेटेड अपने जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सब चीज क्या है, अपने को पहले से ही दिमाग में लेके आना पड़ेगा. दूसरा, like any other planning, it is future oriented and involves forecasting. अपने प्लानिंग कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि अपने को कब पैसा चाहिए, क्यों चाहिए. तो भाई इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. अच्छा, तीसरा, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स कंसर्निंग फंड्स. देखो आज इन लोग क्या करता है, कंपनी वाला लोग क्या करता है, फंड्स रेज करता है. तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि फंड्स रेज तो कर रहा है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है ना? अगर मेरा गोल से क्लियर नहीं होगा तो हम जो पैसा रेज किया उसको ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे. सबसे पहले तो मेरे को ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है. फिर हम उस एम को कैसे अचीव करेंगे, मेरा पॉलिसी क्या रहेगा, मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, क्या तरीका रहेगा, क्या मेथड्स रहेगा, वो सब भी क्या है मेरे को पता होना चाहिए. सारा चीज क्या करते हैं अपने प्लानिंग के वक्त डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, ये सारा चीज मेरा प्लानिंग के अंदर आता है. तो प्लानिंग बेसिकली क्या हो गया, एक ब्रॉडर टर्म हो गया, इसके अंदर सारा चीज आ जा रहा है. उसके बाद क्या लिखा है, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड. देखो क्या बोल रहा है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड के अंदर क्या दिया हुआ है, पहला, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड इन बिजनेस. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा अपने को चाहिए उसको अपने बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो अपने को पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो अपने को क्या क्या असेट्स फ्यूचर में रिक्वायर्ड रहेगा, अपने को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कितना पैसा चाहिए, ये क्या है अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है. तो ये सारा चीज किसके अंदर आ रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आ रहा है कि अपने को कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, कितना अपने को वर्किंग कैपिटल चाहिए. सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स, और अपने को क्या करना पड़ेगा, पैसा का जरिया भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? कि अपने लिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करना अच्छा है कि अपने लिए बैंक से पैसा लेना अच्छा है. अपने को क्या करना पड़ता है, उस चीज को, उस मेथड को सिलेक्ट करना पड़ता है कि मेरे लिए मेरा अप्रोप्रिएट सोर्स कौन सा है. समझ में आया? जैसे डिवेंचर्स के थ्रू आज हम तुम लोग को बोले कि अगर हम डिवेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स का रूल क्या है, ये तुम लोग का 3rd चैप्टर में आएगा. तुम लोग का इक्विटी शेयर्स, हाँ, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं भी है तो हम क्या है, मेरा डिविडेंड देना उन लोग को जरूरी नहीं है. हो सकता है मेरा इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन लोग को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है. लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या है, उन लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो हर बिजनेस, हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट सोर्सेज को सिलेक्ट करना पड़ता है कि इन लोगों को पैसा कहाँ से रेज करना है. और वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो उन लोग का अपना पर्सनल मैटर है. समझ में आया? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बार वापस से तुम लोग ये बताओ डेफिनेशन. फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. दूसरा, चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स. तीसरा, डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड. एक बार वापस बोलो, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, choosing the sources of funds and deciding how the funds are to be utilized. फीचर्स हमने कितना, 4 फीचर्स पढ़े. क्या क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज. दूसरा, लाइक एनी अदर प्लानिंग, ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है. तीसरा, अपने को ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स डिसाइड करके रखना है जब अपने फंड्स रेज कर रहे हैं. फोर्थ क्या बोल रहा है अपने को, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो स्कोप है वो क्या है, वाइड. इसके अंदर 2 चीज आ रहा है,
अपने को एस्टिमेट करना पड़ता है कि अपने को कितना फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है, अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है कि अपना फंड्स अपने कहाँ से रेज करेंगे, अपना सोर्सेज ऑफ फंड्स का जगह मैंने सोर्स जो है अपना उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंस या फिर रोल किसका, फाइनेंशियल प्लानिंग का। हम देखो तुम लोग को यहाँ पे कैसे करके दिए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग अपना मेन हेडिंग हो गया, ध्यान दो स्क्रीन में। फाइनेंशियल प्लानिंग अपना मेन हेडिंग हो गया, इसके अंदर जो जो आ रहा है तुम लोग को अलग से मीनिंग है, ये सारे फीचर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंस हो गए, तो ये जो भी है ये सब किसका है, फाइनेंशियल प्लानिंग का है। तो इस हिसाब से तुम लोग को इजी मैनर में दे दिया गया है यहाँ पे। चलो क्या लिखा हुआ है देखो, अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। साउंड से बहुत बच्चे बोलते हैं साउंड मतलब आवाज, अरे बाबा आवाज नहीं, यहाँ पे साउंड मतलब प्रॉपर। A sound financial plan helps a business enterprise to avoid the problems of shortage, and surplus of funds. तो अगर मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली किया हुआ है, ना तो मेरा शॉर्टेज ऑफ फंड्स वाला प्रॉब्लम मेरे को झेलना पड़ेगा, ना ही मेरे पास एक्स्ट्रा कैश, आइडल कैश अवेलेबल रहेगा। मेरे पास उतना ही पैसा रहेगा जितना मेरे को चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसा हम क्या है हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रखे हैं। ये सारा चीज कब पॉसिबल है, जब क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बता दे रहे हैं। तो बोलो मेरे साथ, अ साउंड फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अवॉइड व्हाट, to avoid the problem of shortage and surplus of funds. What do you mean by surplus? Excess. This is because intelligent estimates of current and future capital requirements are made in financial planning. तो अपने को ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, बिकॉज अपने क्या करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, इंटेलिजेंटली एस्टिमेट करते हैं कि मेरे को अभी कितना चाहिए और आगे कितना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अलग अलग हेड्स रहते हैं। In the absence of an accurate financial plan, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लान, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, अगर हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखे हैं, तब क्या होगा, द बिजनेस में फेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड इट्स ग्रोथ माइट बी रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, तो मेरा बिजनेस को क्या फेस करना पड़ेगा, उसके पास पैसा का कमी हो जाएगा और उसका ग्रोथ क्या होगा, फिर रुक जाएगा, उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अपने पहला पॉइंट में क्या पढ़े, अगर अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग है तो बिजनेस एंटरप्राइज को क्या है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स और एक्सेस सरप्लस ऑफ फंड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं, इंटेलिजेंटली एस्टिमेट करते हैं कि आज कितना पैसा चाहिए और फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए। अगर मेरा एक्यूरेट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो बिजनेस को क्या फेस करना पड़ेगा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स और उसका ग्रोथ रुक जाएगा। समझ में आया? पहला पॉइंट अपना ये था। अपने दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है, हम पहले से हर चीज डिसाइड कर रखे कि कहाँ पैसा लगाना है, क्या करना है, तो क्या है इसका मतलब, हम अपना पैसा का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रखे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर समझो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते तो क्या पता उल्टा फुल्टा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते, है ना, पैसा बढ़ने की जगह मेरा पैसा घट और जाता, मेरे को लॉस और हो जाता। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन effective utilization of funds. Funds can be allocated for various projects in accordance with their relative significance. अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है और कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए खराब है। वेस्टेज ऑफ कैपिटल इज एलिमिनेटेड। तो अगर अपने अच्छा प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है वहां पे। वेस्टेज ऑफ कैपिटल हम क्या करें, एलिमिनेट करें। हम लोग को क्या करना चाहिए, कैपिटल मेरा रिसोर्स है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ये लिमिटेड है, ये बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो अपने दूसरा पॉइंट क्या पढ़े, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। थर्ड, तो ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अपना इंपॉर्टेंट था। पहला वाला में क्या इंपॉर्टेंट था कि फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है क्या चीज को अवॉइड करने में, प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स।
ये सब अपना कीवर्ड्स है, फिर इसको और क्या है बढ़ा के दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, अब क्या लिखा है, अ फाइनेंशियल प्लान इनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। आज अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखे हैं और हम लोग हर एक्टिविटी में हम लोग ये पहले से प्लान कर रखे हैं कि कौन सा एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना है, तो क्या होगा, इससे मैनेजमेंट कंट्रोल रख पाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या कि समझो आज हम सोचे हैं कि मेरे को एक महीना में 10 पीस शर्ट बनाना है, और हम सोचे कि 10 पीस शर्ट मेरा 10,000 रुपए में बन जाना चाहिए, तो 10,000 का 11,000 हो जाए ठीक है चलेगा, लेकिन 10,000 का अगर 20,000 लग रहा है तो क्या है, वो इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे वही लिखा है, हम लोग को क्या करना है, अपने प्लानिंग के हिसाब से एक्चुअली में भी काम करना है ना। तो अगर पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग हो रखा है तो मैनेजमेंट क्या कर पाएगा, इफेक्टिव कंट्रोल रख पाएगा। लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल है जब अपने प्लानिंग कर रखे हैं। अगर कोई प्लानिंग ही नहीं कर रखे हैं तो 10,000 लगे चाहे 20,000 लगे चाहे 30,000 लगे, अपने को पता ही नहीं रहेगा कि ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है। तो इसीलिए क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ फाइनेंशियल प्लान इनेबल्स द मैनेजमेंट, इनेबल्स द मैनेजमेंट मतलब हेल्प्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। बोलो मेरे साथ ये लाइन, a financial plan enables the management to exercise effective control over the financial activities of an enterprise। फिर क्या लिखा हुआ है, actual utilization of funds can be kept in accordance with the planned utilization। तो वो लोग के कंट्रोल में रहेगा कि हम लोग जिस तरीके से प्लानिंग किए थे तो एक्चुअली भी उतना ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उससे ज्यादा हम लोग का खर्चा हो जा रहा है कि उससे कम ही खर्चा हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल रख सकता है। फिर it helps the company to prepare for facing business shocks and surprises in future। तो जब लॉकडाउन आया था, जो तुम लोग को पहले एग्जांपल दिए, जिस बिजनेस के पास पैसा नहीं था, जिस बिजनेस का फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, उसको तो अच्छा खासा शॉक और सरप्राइज मिला होगा, बिजनेस बंद करके एम्प्लॉय लोगों को निकाल के। लेकिन जो पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा था, कर रखा था, उसका क्या है, आराम से उस समय तो कट गया होगा टाइम, है ना। तो इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग business shocks and surprises in future। अब क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो इन लोग फाइनेंशियल बिजनेस में देखो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, कितना फंडिंग करना है, ये सारा चीज हम लोग कब डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त, है ना। काम करते वक्त तो नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली पहले ही अपने को क्या है, सारा प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि ऑपरेशंस के वक्त अपना कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और प्रॉब्लम आए भी तो अपने उसको इजीली फेस कर सके। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे, जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे, उन लोग क्या चाहेंगे कि अपने उनको मिनिमम रिटर्न्स दे कि मैक्सिमम रिटर्न्स दे, मैक्सिमम रिटर्न्स दे। हर एक शेयर होल्डर का यही इच्छा होगा कि भाई अगर आज वो मेरी कंपनी में 10 रुपया लगा रहा है तो उसको 12 रुपया मिले, 15 रुपया मिले, 18 रुपया मिले, उसको ज्यादा ही मिले, उसका कैपिटल अप्रिशिएट होता रहे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ से पैसा रेज करना है, इक्विटी के थ्रू रेज करना है कि डिबेंचर्स के थ्रू रेज करना है, मेरे को मेरा रेशियो पता होना चाहिए, बैंक से कितना रेज करना है, किस हिसाब से पैसा को मेरे को कहाँ से रेज करना है। तो ये सारा चीज हम अपना साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर को कब डिसाइड करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त, कि मेरे को कहाँ से कितना पैसा उठाना है। समझ में आया, क्या पूछ रहे हैं, बोलो। हाँ, प्रोस्पेक्टस वो तो एक्चुअली डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है। आज समझो कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा ले लिया, लोन ले लिया, उसके बदले क्या कर दे रहा है, वो एक सर्टिफिकेट लिख दे रहा है, वो बोल दे रहा है कि भाई हम आपसे 5 लाख रुपए दिए, हम आपको 5 साल में क्या करेंगे, रीपे कर देंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस सर्टिफिकेट को ही अपने डिबेंचर्स बोलते हैं। समझ में, प्रोस्पेक्टस तो एक अलग चीज, ऑब्वियसली कंपनी रेस करेगा तो हर चीज पब्लिक को बताएगा ना, वो तो पब्लिक को बताए बगैर थोड़ी ना ऐसे ही पैसा ले लेगा उन लोग से, ये तो चीज पॉसिबल है।
मेरा शेयर होगा, हमको कितना साल तक लिए Obviously. तो डिबेंचर्स का कोई ड्यूरेशन के लिए होता है। एक्चुअली कंपनी को रीपे करना पड़ता है 20 साल के अंदर, वो टर्म्स एंड कंडीशन जो अपने कंपनी लॉ में लिखा है। एक्चुअली कब देखो, अपने कोई नहीं होते हैं रूल सेट करने वाले, कंपनीज एक्ट 2013 में जैसे जो लिखा हुआ है हर कंपनी को वही चीज फॉलो करना पड़ता है। समझ में? तुम लोग कंपनीज एक्ट कब पढ़ेगा? जब तुम लोग बीकॉम में चला जाएगा। 11-12 में तो तुम लोग का कंपनीज एक्ट का वैसा कुछ है नहीं, तुम लोग जब बीकॉम में जाएगा तुम लोग को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने मिलेगा। समझ में आया? हम जब सीए किए थे तब हम ये सब चीज पढ़े थे कि क्या होता है। हम 364 सेक्शंस पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारा चीज है जो तुम लोग को बाद में पता चलेगा। अभी तो तुम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि समझ रहे हैं मेरा बात। चलो, क्या बोल रहे हैं? while formulating the financial plans of a business enterprise, what do you mean by formulating? preparing. जब हम लोग एक बिजनेस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल प्लान्स को बना रहे हैं, द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन व्यू। क्या क्या दिमाग में हम लोग को पॉइंट्स रखना है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हम लोग को दिमाग में रखना है। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इस लाइन का पता है क्या क्वेश्चन बन सकता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो तुम लोग को कुछ भी पूछ सकता है, तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। While formulating the financial plans of a business enterprise, the following factors should be kept in view. सबसे पहला, कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट कंडीशंस में देखो क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग greatly depends on the cost of alternative sources of finance and attitudes of banks. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा हुआ है, एक बार वापस से पढ़ो देखो। फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक ही तो जरिया नहीं है कि अपने खाली इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं, बहुत सारा जरिया है मेरे पास। तो जो मेरे को सबसे सस्ता तरीका लगेगा, जो सबसे सस्ता वे है पैसा को रेज करने का, अपने क्या करेंगे? उसी को रेज करेंगे, उसी के थ्रू पैसा मंगवा लेंगे अपने। एंड एटीट्यूड्स ऑफ बैंक्स, ऑब्वियसली बैंक का मेरे कंपनी के प्रति क्या एटीट्यूड है वो भी डिपेंड करता है, राइट? तो फाइनेंशियल प्लानिंग उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बैंक है। जैसे हम बैंक से लोन ले लिए, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा मान लो 10%। हाँ, कहाँ से हम पैसा रेज करें, क्या चीज मेरे को बेनिफिट देगा, वो मैटर करता है। समझ में? तो फाइनेंशियल प्लानिंग उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बहुत सारा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है? अवेलेबल है ना? हम कहीं से भी पैसा रेज कर सकते हैं। एंड द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और हर एक सोर्स का क्या होता है? अपना मेरिट होता है, अपना डीमेरिट होता है। जैसे कि क्या है? डिबेंचर्स का क्या डीमेरिट है कि भाई अपने को क्या है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर का क्या मेरिट है कि भाई अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मेरे को डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है ना? तो वही चीज है। तो हर चीज का क्या होता है? हर सोर्स का अपना मेरिट्स भी होता है, डीमेरिट्स भी होता है। विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। तो अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखते हुए क्या करेंगे? सिक्योरिटीज को इशू करेंगे। ठीक है ना? दूसरा, डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क में क्या बोल रहा है? द डिग्री ऑफ रिस्क विच एन एंटरप्राइज इज विलिंग टू अज्यूम इन्फ्लुएंसेस फाइनेंशियल प्लानिंग। एक एंटरप्राइज कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है वो भी मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इन एन एंटरप्राइज, इफ एन एंटरप्राइज raises funds by issuing shares, अगर एक एंटरप्राइज शेयर्स इशू करके अगर अपना फंड्स रेज कर रहा है, देयर इज लिटिल रिस्क। वहां पे रिस्क क्या है? डिग्री ऑफ रिस्क क्या है? कम है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू पे डिविडेंड्स इफ प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। तो अगर समझो आज हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं पैसा, तो मेरा क्या है? डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास प्रॉफिट उतना नहीं है तो मेरा वहां पे डिविडेंड देना जरूरी नहीं है ना? गुडविल खराब करेगा, गुडविल पे इफेक्ट आएगा। नहीं, बट टू मच डिपेंडेंस ऑन शेयर्स में डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। लेकिन देखो शेयर होल्डर्स के पास क्या है? वोटिंग राइट्स आ जाता है। जो मेरा कंपनी का इक्विटी शेयर्स ओन कर रहा है उसके पास क्या आ जाएगा? वोटिंग राइट्स आ जाएगा। तो अगर आज हम ज्यादा ही शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो लोगों के पास क्या आ जाएगा? वोटिंग पावर ज्यादा आ जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है जो मेरा सीईओ है मतलब डिसीजंस तो सब जो डायरेक्टर्स लोग रहते हैं वो सब एक मिल के मेजॉरिटी
जरूरी नहीं है शेयर नहीं, जरूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा, अल्टीमेट डिसीजन तुम्हारा उसका है। तो परसेंटेज भी डिपेंड करता है ना कि 1% वो बाबू ये एक ही चीज नहीं है, ऐसा बहुत सारा चीज है। मेजॉरिटी जिसके बाद हाँ एग्जैक्टली, हाँ मेजॉरिटी जो है क्या चला जाए और हमारी बात चले तो डायरेक्टर से कुछ और हो क्या हो मेजॉरिटी में बात करना चाहिए। देखो एक्चुअली एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बहुत तरीके का जनरल मीटिंग्स होता है, फोरम होता है, सब अलग अलग चीज होता है, वो सारी चीजों में क्या डिसाइड किया जाता है। बाय चांस अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर मेजॉरिटी शेयर होल्डर उनका तो मेजॉरिटी का ही चलो मेजॉरिटी, इसलिए डाइल्यूट करता है। हाँ साइज ऑफ द फर्म, ठीक है। अच्छा, a large enterprise aiming at steady growth will need more funds। अगर एक एंटरप्राइज बड़ा एंटरप्राइज है और अगर वो ग्रो करना चाहता है, सास फोन साइलेंट करो, a large enterprise aiming at steady growth will need more funds। अगर एक बड़ा एंटरप्राइज है, अगर वो ग्रोथ चाह रहा है, अगर उसको अपना ग्रोथ करना है तो उसको क्या चाहिए, मोर फंड्स चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। past records of the firm, reputation and attitudes of management, and the degree of risk the firm is willing to assume also influences financial planning। तो क्या है, मेरा फर्म का पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, मेरा मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है मेरा बिजनेस को, उसका रेप्यूटेशन क्या है, कैसा एटीट्यूड है, और एक बिजनेस कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है, ये सब भी क्या है, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आया? अच्छा, objectives, all financial plans should be designed to achieve the financial objectives of an enterprise। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं कि भाई जब मेरे को जितना जो पैसा चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, वो पैसा क्या है मेरे पास हो और हम उसको वहां पे यूज कर सके जहां पे मेरे को उसको यूज करना है। द बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, is the procurement of funds at the lowest cost। कम से कम क्या है, मेरे को सस्ता लोन लेना है ना। ऐसा हम लोन नहीं लेंगे जहां पे मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, हम क्या लेंगे, सस्ता लोन लेंगे। एंड द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और हम लोन ले तो लिए, पैसा ले तो लिए, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को क्या करना है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना है, अच्छा से अच्छा क्या है उसका इफेक्टिव यूज करना है। तो बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, दो चीज, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एट द लोएस्ट कॉस्ट, और दूसरा बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। वापस से बोलो, बेसिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट द लोएस्ट कॉस्ट, और दूसरा बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पारस क्लियर साहस? अब नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ इंडस्ट्री में देखो मेरे को क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच द एंटरप्राइज इज ऑपरेटिंग विल डिटरमाइन द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। देखो इंडस्ट्री का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, देखो किस टाइप की इंडस्ट्री का बात कर रहा है। इन केस द इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पे कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेबर कम चाहिए, तो वहां पे बिजनेस को क्या चाहिए, मोर फंड्स। अगर मेरा इंडस्ट्री क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, तो बिजनेस को क्या चाहिए, मोर फंड्स। अ ग्रोइंग इंडस्ट्री विल नीड फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो उसको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, क्यों, एक्सपैंड और ग्रो करने के लिए। इफ द कंपटीशन इज टफ, अगर समझो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत टफ है, फंड्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिसर्च। तो बहुत सारे कंपनीज को क्या है, बहुत कम ही टाइम पीरियड में, रेगुलर बेसिस में, कंटिन्यूस बेसिस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्नाइज करना पड़ता है, अप टू डेटेड रखना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजों के लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री मैंने, मेरा इंडस्ट्री के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को कम पैसा चाहिए कि ज्यादा पैसा चाहिए। तो इसमें अपने क्या क्या पढ़े, अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो मेरे को एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, अगर टफ कंपटीशन है तो भी क्या है, मेरे को पैसा चाहिए मॉडर्नाइजेशन और रिसर्च वगैरह के लिए। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं,
financial policies and regulations of the government affect both availability and cost of funds. गवर्नमेंट भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंड्स के हिसाब से. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स हैज रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट इन इंडिया. इसका मतलब reduction in interest rates has reduced the cost of raising debt in India. कम कर दिया तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को जब मर्जी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है, गवर्नमेंट को जब मर्जी वो इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकता है. यहाँ पे मतलब मेरा बेसिकली बोलने का मतलब क्या हो गया, आरबीआई आरबीआई कभी भी कुछ भी कर सकता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल प्लानिंग. समझ में आया? बस इसका सिंपल सा मतलब तुम लोगों को ये समझना है. तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अपने चेंज तो नहीं कर सकते, ये मेरे हाथ के बाहर है ना. हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जैसा चाहेगा वैसे होगा. अब न्यूमोनिक का टाइम है, न्यूमोनिक का टाइम है. कैपिटल मार्केट कंडीशन का कैपिटल का सी मार्क करो. डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क का आर यहाँ पे लिखो सी आर, साइज का एस, ऑब्जेक्टिव्स का ओ, नेचर का एन और गवर्नमेंट का जी. क्या बना? सॉन्ग, SONG, सॉन्ग. तो क्या हो गया? CR सॉन्ग. मतलब देखो ये मेरा गाना है, CR सॉन्ग. सी से क्या हुआ? कैपिटल मार्केट कंडीशंस. सी से क्या है? कैपिटल मार्केट कंडीशंस. वाह वाह वाह. अब पूछ रहे सी से क्या है, तो हम लोग को समझाया CR सॉन्ग नहीं बोलता है. देखो वाह 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 वाह. तो CR सॉन्ग, सी से क्या है? कैपिटल मार्केट कंडीशंस. आर से रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क. एक बिजनेस कितना रिस्क उठाना चाहता है उसका बात कर रहे हैं. तो सी से क्या है? कैपिटल मार्केट कंडीशंस. आर से क्या है? रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क. एस से क्या है? साइज. साइज किसका? मेरा नहीं, फर्म का. साइज ऑफ द फर्म. ओ से क्या है? ऑब्जेक्टिव्स. किसका ऑब्जेक्टिव्स? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स. एन से क्या है? नेचर. नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मतलब याद करना कैपिटल इंटेंसिव ग्रोइंग इंडस्ट्री, वो वाला. फिर जी से गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का क्या क्या होता है? उसका रेगुलेशंस होता है, रूल्स रेगुलेशंस. तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग. इसका निमोनिक क्या बना? CR सॉन्ग. सी से क्या था? कैपिटल मार्केट कंडीशंस. आर रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क. एस size of the firm. O objectives. N nature of industry. G government regulations. याद हुआ? एक बार वापस पहले निमोनिक बोलो. CR song. C capital market conditions. R degree of risk. S size of the firm. O objectives. N nature of industry. G government regulations. एकदम क्लियर? लर्न हुआ? अच्छा एक बार रिवाइज कर ले. बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन एक बार वापस से बोलो. बिजनेस फाइनेंस refers to the money and credit employed by business firms. Financing means making money available when it is needed. अच्छा फिर हम लोग दूसरा टॉपिक क्या देखे थे? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस. फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड है. बिजनेस में फाइनेंस क्यों चाहिए? एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस. अगर एक बिजनेस के पास अच्छा पैसा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा? बोलो. फर्स्ट, मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम. दूसरा क्या है? can take advantage of business opportunities. Third, run business smoothly. Fourth, replace its plant and machinery in time. Face crisis easily and confidently. Determines the scale of operation या size of operations. Purchase the necessary fixed and current assets. Can pay wages and salaries in time to employees.
फिर enjoy goodwill और reputation. उसके बाद अपने 3 सेक्टर का पढ़े. Sources of finance for different types of business firms. Capital मतलब क्या था? The term capital refers to the investment made in an enterprise for the purpose of earning profits. Capital is required for both production as well as for distribution of goods and services. 3 सेक्टर क्या था? Sole proprietorship business, partnership firm, joint stock company. Financial planning का definition. Financial planning is the process of estimating the financial requirements of an organization, choosing the source of funds and deciding how the funds are to be utilized. Features में हम लोग क्या क्या देखें? Financial planning involves deciding when, how and why of financial activities. It is future oriented. It involves deciding objectives, policies, procedures, और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज वाइड. इसमें हम लोग को क्या बोला है? 2 चीज हम लोग इसमें एस्टिमेट करते हैं, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड इन बिजनेस, और दूसरा हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है अपना अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स. फिर हम लोग देखें इंपॉर्टेंस या फिर रोल. अगर एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग अपने पास है तो इससे बिजनेस एंटरप्राइज को क्या हेल्प मिलेगा? अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स. दूसरा, financial planning helps in effective utilization of funds. Third, a financial planning helps in management या फिर enables the management to exercise effective control over the financial activities of an enterprise. उसके बाद it helps the company to prepare for facing business shocks and surprises. फिर financial planning क्या करता है? Policies, procedures provide करता है for coordinating different departments, and it helps as a guide in developing a sound capital structure so as to maximize returns to shareholders. अच्छा, फिर क्या था? While formulating the financial plans of a business enterprise, the following factors should be kept in view. अपना निमोनिक क्या था? CR song. C से क्या था? Capital market conditions. R, degree of risk. S, size of the firm. O, objectives. N, nature of industry. G, government regulations. आज अपने क्लास यही एंड करते हैं. नेक्स्ट डे अपने आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे.